करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूं वो एक हमारे आने वाले नए वकला हज़रात के लिए और आम शहरियों को अवेयरनेस के लिए सिर्फ है। वो ये है कि दावा अदालत में कैसे दायर किया जाता है या सिविल दावा अदालत में कैसे दायर किया जाता है, उसके साथ कौन कौन से दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अदालती या उस शख्स के पास जो मौजूद हों। वो दावा एक शख्स की जानिब से दूसरे शख्स के खिलाफ किया जाता है और उसे अपनी दादरसी मतलूब होती है। उस दावे के अंदर प्लेंटिफ को अपना मौक़िफ़ बयान करना होता है तहरीरी सूरत में अदालत के सामने, और वो मौक़िफ़ सच पर मबनी होना चाहिए और उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ के अंदर बड़ा क्लियर है कि जो शख्स अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है किसी भी दादरसी को हासिल करने के लिए, तो उस शख्स को क्लीन हैंड्स अदालत में आना चाहिए। इसीलिए दावे के अंदर तमाम हकाइक सच पर मबनी होने चाहिए। उसके अंदर जो ग्राउंड्स ली जा रही हैं, उसके साथ जो दस्तावेज़ात लगाई जा रही हैं, वो सच पर मबनी होनी चाहिए। इसकी वजह यह भी है कि अगर कोई शख्स जो दादरसी हासिल करने आ रहा है वो कोई डॉक्यूमेंट्स, झूठे डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा करवा देता है या कोई झूठी बात लिख देता है और वो कल को झूठ साबित भी हो जाए, तो अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। तो इस वजह से जब भी कोई चीज़ अदालत में तहरीर करके दी जाए तो वो सच पर मबनी होनी चाहिए। और वैसे भी मैं आने वाले नए दोस्तों को पैगाम दूंगा कि वो अपनी प्रैक्टिस में तमाम ऐसे केसेस करने की कोशिश करें जो कि सच पर मबनी हों। उसमें जो ग्राउंड्स ली जाती हैं फिर वो भी एक कानूनी ज़ुबान में अच्छी प्लीडिंग लिखें, तमाम हकाइक एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट हो रहे हों, स्टीरियोटाइप ना लिख के दायर कर दें। उसको एक अच्छी तरह तरतीब देते हुए अच्छे अल्फाज में, अच्छे कानूनी अल्फाज में लिखा जाना चाहिए, बल्कि जो कानूनी प्रेसिडेंट्स हैं, जो कानूनी जजमेंट्स हैं, उनका भी हवाला उसमें दें, ताकि एक अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी कंटेंट्स के साथ आप वो दावा दायर करें। और वो दावा किसी भी ज़िला की सीनियर सिविल जज के पास दायर किया जाता है। वो सीनियर सिविल जज या तो उस दावे को अपने पास एडजुडिकेट करेगा यानी सुनवाई करेगा, या फिर वो किसी दूसरे जज के पास भेज देगा। लिहाजा जब वो प्लेंट अच्छी तरह तरतीब हो जाए, अच्छे कंटेंट्स के साथ, अच्छी प्लीडिंग के साथ, तो उसके साथ जो अदालती फॉर्म लगते हैं वो सबसे पहले, अब एक पीछे अमेंडमेंट्स हुई थी उसके तहत ऑर्डर 9A का जो
एक परत है वो लगता है। उसके बाद कायम मुकाम वारसान की बाबत एक परत होता है वो लगता है। फिर फर्द पता वो लगाया जाता है जिसमें मुद्दई का पता, नाम व पता और टाइटल लिखा जाता है। उसके बाद जो कि बड़ी अहम फहरिस्त या परत होती है वो रेरे ऑर्डर 7 रूल 14 के तहत वो फहरिस्त होती है जिसके अंदर 3 खानाजात मौजूद होते हैं। मैं पढ़ देता हूं। पहले खाने में लिखा हुआ होता है, क्या तुम अर्जी दावा के साथ कोई दस्तावेज दाखिल कर चुके हो? अगर कर चुके हो तो कौन कौन सी? इसका मतलब यह है कि उस आने वाले शख्स के पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेज मौजूद हो, मसलन कोई रजिस्ट्री हो, कोई बिल हो, कोई इकरारनामा हो, या कोई स्टेटमेंट हो, या कोई वीडियो मौजूद हो, वो तमाम चीजें जो भी वो पेश कर चुका हो तो उसका जिक्र खाना नंबर 1 में लिखेगा। नंबर 2 खाना जो है, क्या तुम और कोई दस्तावेजात पेश करोगे जो तुम्हारे कब्जा और इख्तियार में हैं? अगर करोगे तो कौन से? मतलब फ्यूचर में अगर वो कोई दस्तावेजात पेश करना चाहता है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कोई पेश करना चाहता है तो वो उसका जिक्र कर देगा। नंबर 3, क्या तुम किसी दस्तावेजात पर इस्तदलाल रखने का इरादा रखते हो तो वो कौन कौन और किसके कब्जे में है? मतलब कई मरतबा ये होता है कि उस शख्स के नाम रजिस्ट्री होती है लेकिन वो उसके कब्जा में नहीं होती, वो डिफेंडेंट के कब्जा में हो सकती है, तो वो उसका जिक्र करेगा यहां पे। इसके बाद तीसरी परत, यानी कि इसके बाद जो परत इसके नीचे लगती है वो भी ऑर्डर्स 13 रूल 1 के तहत साथ लफ की जाती है। उसमें भी इसे हम लिस्ट, रिलायंस लिस्ट भी कहते हैं। अगर, और ये बड़ी अहम परत होती है जो कि दावे के साथ अनेक्स की जाती है और उसमें तफसीली जिक्र होना चाहिए जो जो डॉक्यूमेंट्स साथ लफ किए गए हैं या जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को आइंदा फ्यूचर में वो पेश करना चाहता है या करेगा, उसका तफसीली जिक्र होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी परत होती है जो कि दावा दायर करते वक्त अगर इसमें कोई गफलत बरती जाए तो इन फ्यूचर उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि मुखालिफ वकील, अगर आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स का मेंशन नहीं करते और एट द स्टेज ऑफ एविडेंस आप फिर जब पेश करना चाहेंगे और मुखालिफ वकील की तरफ से यानी कि ऑपोजिट काउंसिल की जानिब से अगर उस पर कोई इतराज आ जाता है तो फिर टू सम हाउ वो इतराज की सूरत में आप वो डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर सकेंगे। इस पे पेनल्टी ऑफ जजमेंट्स मौजूद हैं। लिहाजा दावा दायर करते हुए इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि रिलायंस लिस्ट जो है उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं या दे चुके होते हैं उसका तफसीली जिक्र किया जाए। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि तफसीली जिक्र किया जाता है, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपकी कस्टडी में होते हैं या जो प्लेंटिफ होता है उसकी कस्टडी में जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साथ लफ किए जाते हैं, वो इन परत के नीचे लगाए जाते हैं। और उसके बाद
जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वो तफसीली बयान किया जाता है पहले पर्त के अंदर, फिर वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज जो हैं वो साथ अनेक्स की जाती हैं। मसलन रजिस्ट्री है, PT1 की कॉपी है, बिल की कॉपी है, कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू सेल है, मॉर्गेज डीड है, कुछ भी है, वो साथ अनेक्स किया जाता है। फिर अगर तो उसमें प्लेंटिफ स्टे हासिल करना चाहता है, यानी कि मुद्दई अपने दावे के अंदर स्टे भी हासिल करना चाहता है, तो उस इंटरिम स्टे के हवाले से एक एप्लीकेशन साथ अनेक्स की जाएगी जो कि ऑर्डर 39 रूल 1-2 की होगी। ये एक बुनियादी एप्लीकेशन है वैसे स्टे की, इंटरिम स्टे हासिल करने के लिए। लीस्ट एंड लास्ट उसके साथ ये तमाम चीज़ें लगाने के बाद लास्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि मुकम्मल फिल होना चाहिए। सबसे ऊपर सीनियर सिविल जज, फिर पार्टीज नेम, फिर जो दावा दायर किया जा रहा है उसका जिक्र, मसलन सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या सूट फॉर रिकवरी एक्स्ट्रा। फिर वो जो फाजिल कौंसल हैं जिनकी जानिब से दावा दायर किया जा रहा है उनका नाम लिखा जाएगा और उस दावे और उस वकालतनामे के ऊपर सबसे एंड में क्लाइंट्स के सिग्नेचर मौजूद होंगे, उसके अंगूठा जात भी लगाए जा सकते हैं, साथ में अटॉर्नी अपने साइन करेंगे। एक और बात, अब जो दावा दायर करते हुए एक कंपल्शन लगाई गई है, एक कंपल्सरी तौर पे कहा जाता है कि आईडी कार्ड की कॉपी ऑफ प्लेंटिफ प्लस बार कार्ड कॉपी ऑफ अटॉर्नी, ये सबसे ऊपर दावे के साथ लगाई जाती है, जिससे आपका दावा जो है वो मुकम्मल तैयार होता है। इसके साथ अगर आप ऐड कर लें जजमेंट्स को, जजमेंट्स की कॉपीज जो है वो सबसे एंड पे लगा दें और दावे की प्रॉपर पेज मार्किंग और एनेक्सचर फ्लैग्स जिन्हें हम कहते हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स को, ताकि जब जज साहब के सामने वो दावा जाए उसकी प्रेजेंटेशन हो तो आपको आर्गुमेंट्स करते हुए कोई मुश्किल पेश ना आ सके, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट जाहिर करती है, एक अच्छा इम्पैक्ट देती है कोर्ट को, और फिर जज साहब आपकी बात को गौर व फिक्र के साथ सुनते हैं, उनकी ग्राउंड्स को प्रॉपरली देखते हैं, फिर आपने जो हवाला जात दिए होते हैं जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के, उनको प्रॉपरली देखते हैं, फिर जजमेंट्स का जो जिक्र किया होता है उनका जब हवाला दिया जाता है तो जज साहब उस पर भी ऑनरेबल कोर्ट जो है वो गौर व फिक्र करते हुए आपकी बात को, आपकी आर्गुमेंट्स को प्रॉपरली सुनती है। तो आज मैंने एक आसान अल्फाज में बताने की कोशिश की है कि एक मुद्दई जब अदालत में या प्लेंटिफ जब अदालत में दावा दायर करने आता है तो वो कैसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको साथ लगाने चाहिए, और जो हमारे लॉयर हजरात हैं, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए दावा दायर करते हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।